I'm just trying to understand, ना? बाकी सब अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ये अमीन और दिया। इसका मतलब है कि ये वही इस्लाम में जो इस्तेमाल होता है सादिक और अमीन, इसका मतलब वही है। नहीं मतलब इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि फिर ये मुसलमानों पे अप्लाई नहीं हो सकता, उन्होंने नॉन मुस्लिम पे अप्लाई नहीं हो सकता। तो क्यों नॉन मुस्लिम भी तो सादिक और अमीन हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन अगर इसकी इस्लामिक टर्मिनोलॉजी के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, अगर डिक्शनरी मीनिंग हो फिर तो वो हो सकते हैं। अगर इस्लामिक टर्म के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा फिर ये नॉन मुस्लिम पर अप्लाई नहीं हो सकता। ये जो ऐसी चीजें सिर्फ कंफ्यूजन के लिए डाली गई हैं, कोई वजह भी थी? नहीं, ये तो कंफ्यूजन तो बहुत पैदा हुई है। इस्लाम और गैर इस्लाम में अमीन की डेफिनेशन डिफरेंट है। नहीं मालूम, सादिक और अमीन दोनों की, वो एक सच्चा आदमी हो, अमानतदार हो, वो कोई भी हो सकता है। गुड कैरेक्टर का आदमी तो नॉन मुस्लिम हो, मुस्लिम हो, गुड कैरेक्टर की तो एक डेफिनेशन कौन डिटरमाइन करे कि फला शख्स का कैरेक्टर अच्छा है, फला शख्स अमीन है? मालूम ये फाइनली तो कोई खुदा ही डिटरमाइन कर सकता है, हम आप तो कर ही नहीं सकते। सही जवाब आपने दिया, बात है माशाल्लाह। अच्छा, एनीथिंग एल्स? आपने बहुत आज पॉइंटेड लिया। ये काइंडली देखिएगा, मैं कुछ अर्ज ये करना चाहूंगा माय लॉर्ड, ये इस पे मेरी 232 पे बताइए आप। इस पे मेरी हम्बल सबमिशन ये है कि क्योंकि 62(1)(f) जो है उसकी डिक्लेरेशन इन्हीं ग्राउंड्स पर होगी जो कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड हैं, इसलिए समीउल लॉ जो कि पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन समझा जाना चाहिए जब तक कि वो रिविजिट नहीं होता। समझाना चाहिए, ये बताइए ना। एज अमेंडमेंट और गुजारिश ये है, जब कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रेट होगा तो उसकी इंटरप्रिटेशंस रेलेवेंट प्रोविजन का पार्ट एंड पार्सल कंसीडर होगी जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया। आर्टिकल 189 और 190 की बात कर रहे हैं। 189 के तहत वो फॉलो किया जाएगा, ये मेरी हम्बल सबमिशन। सही है, सही है। अब योर ऑनर देखिएगा, अब मैं कुछ अर्ज करूंगा मालूम इस हवाले से कि जो समीउल बलोच के बाद कुछ डेवलपमेंट्स हुई वो बहुत रेलिवेंट हैं इस बात को। मुझे एक सवाल का जवाब देते हैं। द सेम लर्नेड ऑथर जज हैज आल्सो ऑथर्ड द जजमेंट इन फैसल वावडा केस, उसका जिक्र था लास्ट टाइम पे। बिल्कुल होता है। तो कैन यू रिकंसाइल द टू जजमेंट्स, यस और नो? यही मेरा पॉइंट है। मैं अब आज इस पॉइंट पे रहा हूं कि समीउल बलोच किन बिना पर रिविजिट हो सकता है। पहले तो फैसल वावडा के कैन यू रिकंसाइल देम और नॉट? नहीं हो सकता मालूम, लेकिन उसकी नहीं हो सकता है। लेकिन उस वजह से क्या समीउल बलोच रिविजिट हो सकता है या नहीं हो सकता, ये सवाल नहीं पूछ रहा हूँ। देखिए, रिकंसाइलेबल नहीं है, नहीं है रिकंसाइलेबल। एक और भी मैं अगर इसी प्रिंसिपल को ले लें तो इसका मतलब है सादिक और अमीन अगर आज नहीं है तो कल हो सकता है वापस सादिक और अमीन। जी बिल्कुल ठीक बात है। एक व्यू अगर मेरी है आज और कल वो व्यू बदल जाती है, तो इसी तरह अगर मैं आज अमीन नहीं हूँ कल अमीन हो सकता हूँ, या आज अमीन हूँ कल ठीक बात है। इससे मेरी तो यू आर बीइंग वेरी फेयर। आगे बढ़िए। अब जो ऑनर देखिएगा, PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 591, फैसल वावडा तो जनाब ने बिल्कुल नोट फरमा लिया। दोबारा आहिस्ता आहिस्ता बताएं। PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 591 नाम बताएं जजमेंट है जी। अलादीनो भाइयों केस फॉलो, ये रिव्यू जजमेंट है। ओरिजिनल जजमेंट जो अलादीनो भाइयों की है ना जो ऑनर, दैट इज 2013 SCMR 1655। दोबारा कहिए आहिस्ता आहिस्ता। 2013 SCMR 1655 जी। समीउल बलोच में अलादीनो भाइयों को कोट किया गया और ये कहा गया कि समीउल बलोच करेक्ट लॉ है। कहता क्या है अलादीनो भाइयों का जो ओरिजिनल जजमेंट है ना, जो वो ये कहता है ऑनर, इसका 1657 है रेलेवेंट पेज मालूम। 1657 क्या कहता है? इसमें दुआनी अर्ज करता हूं, उसमें उन्होंने कहा कि लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है अगर किसी ने जाली सनद जमा करवाई है, लाइफ टाइम। और रिव्यू क्या कहता है? रिव्यू में ये जजमेंट सेटिस्फाइड हो गया, सेटिस्फाइड हो गया जी। ये रिव्यू में जो जजमेंट सेटिस्फाइड हुआ है PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 591, उन्होंने कहा जी ये दैट इज नॉट ए गुड लॉ, और जबकि समीउल बलोच में इस पर रिलाई किया गया, इसको कोट किया गया, एडिशन अलाउड जी मालूम। ये रिव्यू भी 3 मेंबर जजमेंट जी जी, ये 3 मेंबर बेंच जजमेंट है। ये डिफरेंट बेंच है मालूम, ये मिस्टर जैसुमर का बंदियाल साहब की जजमेंट है मालूम। तो ये एक और वेरिएशन यही मैं कर रहा हूँ मालूम कि अलादीनो भाइयों समीउल बलोच में एक्सट्रैक्ट कोट करके अप्रूव किया गया, और बाद में कौन सा वाला भाइयों, रिव्यू वाला भाइयों या ओरिजिनल अलादीनो भाइयों, क्योंकि 2018 की जजमेंट है ना समीउल बलोच, उसको रेफर करके उसको इंडोर्स किया गया। रिव्यू का जिक्र नहीं किया। नहीं, रिव्यू तो अब पेंडिंग था, डिसाइड 2020 में हुआ। तो रिव्यू के वक्त इसको फिर समीउल को नहीं उस पे कंसीडर किया? नहीं मालूम, उसमें समीउल भी डिस्कस कर दिया गया। यही प्रॉब्लम है मालूम। वेरी गुड।
देखिए आपकी तरह प्रिसाइज होना चाहिए, आज आप बहुत प्रिसाइज हैं। बल्कि ओवर स्पीड है आपका। मौका नहीं इसके इसके बाद काइंडली देखिएगा मालूम कि डिससैटिस्फैक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ओवर द सम्यूल लॉ व्हिच इज एपरेंट ड्यू। आप कहां से पढ़ रहे हो? मालूम मैं तो कमाल कर दी। मालूम यही मेरा पॉइंट था कि जब एक बेसिक लॉ जिसको आप रेफर कर रहे हैं, जजमेंट को रेफर कर रहे हैं, उसको आप सब्सिक्वेंटली रिव्यू कर लेते हैं, तो सम्यूल लॉ व्हिच की फोर्स खुद आप कह रहे हैं कि खत्म हो रही है, वो फिर वो उसको आप उस तरह का एक अप्रूव लॉ नहीं बना के पेश कर रहे या उसको नहीं देख रहे जिसके मुताल्लिक आपने उसको रेफर किया हुआ है, उसको इंडोर्स किया हुआ है। अगली जो रोना मुलाजा फरमाइएगा, जो मैं आपके कहने का मकसद ये समीउल्लाह बलोच प्रैक्टिकली आप समझें कि या इस जजमेंट के मुताबिक इट इज नो मोर इन फील्ड। No, my lord, that is in field, but this is one of the consideration for reviewing of the judgment of the Samiul Law. But the only difficulty is that these two judgments of the same learned author judge are 3-member bench judges. My lord. And Samiullah Baloch is a 5-member. My lord. So to that extent, it will prevail over the 3 judges, even though the authors are the same. My lord, ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि इसको इस बिना पे देखा जाएगा फोर्स क्या रही है समीउल्लाह बलोच की इस वक्त। आप काइंडली 2021 SCMR 988 देखिएगा योर ऑनर। 2021 SCMR 988 माय लॉर्ड। सॉरी दोबारा कहिए। 2021 SCMR 988 टाइटल 988। मैं जुबानी अर्ज कर देता हूँ माय लॉर्ड। इसका टाइटल मैं माय लॉर्ड सॉरी माय लॉर्ड। जी टाइटल में ढूंढ रहा था मालूम, सॉरी। हम आपको बता देते हैं। सॉरी, केसरानी केस है, केसरानी। अब इसका इसमें टाइटल है शमूना बादशाह केसरानी। जी मालूम। अब मालूम गुजारिश इस पे ये है कि इसमें भी समीउल्लाह बलोच में जो डाइव टाइप डिक्लेरेशन थी उससे इस तरह बचा गया मैं अर्ज करूंगा बचा गया कि ये कहा गया कि मिस डिक्लेरेशन मेलाफेडे नहीं थी। अच्छा, the same author shades no my lord, that is the judgment। लेकिन one of the member was the same। जी, यानी मिस डिक्लेरेशन को मेलाफेडे नहीं डिक्लेयर किया गया, गो के मिस डिक्लेरेशन थी। अगर समीउल्लाह बलोच को मुकम्मल तौर पर और फुली फॉलो किया जाता तो फिर ये डिक्लेरेशन नहीं आ सकती। आप ये कह रहे हैं कि सक्सेसिव जजमेंट्स जो हैं जी, the court is trying to get away from some। my lord, and last judgment on this point, but the learned author is also member of the bench, my lord, though this judgment is by Sayyid Zahir Ali Akbar Naqvi. And the last judgment on this point, that is Supreme Court Bar Association versus Federation of Pakistan, PLD 2023, PLD 2023 Supreme Court, page 42। इसमें क्या हुआ है फैसला? इसमें माय लॉर्ड एक राह निकालने की कोशिश की गई। इसका शॉर्ट ऑर्डर जो है वो पेज 81 पे है माय लॉर्ड। एक सेकंड यार, क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट ये था। एक मिनट जरा आ जाए, ये जरा दे दें 23। ए की डिस्क के तहत अगर कोई आदमी पार्टी लाइंस को वायलेट करके, डायरेक्शन को वायलेट करके वोट डाल देता है तो क्या वो परमानेंटली डिस्क्वालीफाई होगा 63(1)(f) में या नहीं होगा। उसको शॉर्ट ऑर्डर में ऑनरेबल कोर्ट ने पेज 82 पे मालॉर्ड पेज 82 पे डील किया मालॉर्ड। फिर मैं फाइनल ऑर्डर भी अर्ज करूंगा, वहां भी थोड़ा सा फर्क है। इसका सेकंड पार्ट दीजिए पेज 82। ये सेकंड एंड थर्ड पार्ट पे कंटिन्यू कर रही मालॉर्ड जजमेंट। ये 82 किस पेज कौन से पार्ट में? ये पहला 82 पे है मालॉर्ड जो रेलेवेंट है हमारे यहाँ। किस पार्ट में? ये फरवरी के पार्ट में फरवरी पार्ट भी दे दो इसका पार्ट, इसमें दोनों जगह चल रहा है। इसमें डिसेंट भी है, मेजॉरिटी व्यू। मेजॉरिटी व्यू की बात कर। जी मेजॉरिटी की व्यू की बात कर रहे हैं। मेजॉरिटी व्यू की बात जो कोर्ट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है मालॉर्ड। जी पेज 82 मालॉर्ड पैरा 4 योर ऑनर। ये शॉर्ट ऑर्डर इसके नाले दें माय वाला। Today you're all charged up, very good, precise to the point. Thank you, मालॉर्ड। पेज 82 पैराग्राफ 4 मालूम जी मालूम जी
As regards the third question, it is our view that a declaration of defection in terms of Article 63A can be disqualification under Article 63 in terms of appropriate law made by Parliament under para P of Clause 1 thereof. While it is for the Parliament to enact such legislation, it must be said that it is high time that such a law is placed on the statute book. If such legislation is enacted, it should not amount to a mere slap on the wrist, but must be robust and proportionate response to the evil that is designed to thought and eradicate. The questions stand answered accordingly. अब इसको हमारे फाइनली जहाँ डिसाइड किया गया वो काइंडली मुलाजा फरमाइएगा मालूम। अगर 63 की बात हो रही है, नहीं फाइनल में 62 आ गया मालूम। डिस्क्वालिफिकेशन क्या बनी इसमें मालूम? इसमें डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? इसमें कुछ नहीं। सॉरी इसमें मालूम इसी के आखिर में है मालूम। सॉरी मैं गलती से कह गया था। ये इसी की जो है ना इसी पार्ट के फरवरी के पार्ट में एज मैं मालूम। अरे आप रिलैक्स करें, डोंट बी सो रश्ड। मालूम थर्ड पार्ट में तो मैरिड डिसेंटिंग ओपिनियन है इसी में है मालूम। ये इसी में फेब में है, फेबी में होगा। 146 पेज मालूम। 117 पेज 146 मैं रीड मालूम। 146 एरा 117 मालूम। लास्ट पैरा ऑफ जी मालूम। majority view. As regards the third question, it is dealt with in para 4 of the short order. It is true that it is at least arguable that a defector may come within the scope of Article 62(1)(f). The question is that if this is to be case, what should be the punishment? That is the punishment period for disqualification. As noted above, if a member who cast a proscribed vote in a is de-seated, he can seek re-election in the by-election. If he chooses to contest the same, he may do so as an independent or even on the ticket of those who sought, engineered, welcomed, brought about and or rewarded the defection. If he loses, then the ensuing humiliation is also a punishment of sorts, but for the defector and his puppeteers. However, the cyclical nature of the electoral process must be taken into consideration. To impose a lifetime ban is to remove the defector for all cycles to come. Since Article 63(1)(p) confers the necessary competence on Parliament, on reflection, it is our view that matter is best left to the legislature while keeping in mind what has been said in para 4. The question stand answered accordingly. तो इसमें भी ये बात नहीं कही गई कि समीउल ब्लोच के तहत, क्योंकि प्राइमा फेसी तो 62(1)(f) अप्लाई हो रहा है। इधर तो दरवाजा खोल दिया लेजिस्लेशन के लिए, लेकिन 62(1)(f) का दरवाजा इस कोर्ट ने खोल दिया पार्लियामान के लिए। तो अब नहीं सर एक सेकंड ठहरिए ना। अब जो आपने जो जजमेंट साइट किया है ना, इसमें ये भी 5 मेंबर बेंच जजमेंट है, इवन दो इट्स मेजॉरिटी माइनॉरिटी, मगर इस 5 मेंबर बेंच ने पार्लियामान के लिए दरवाजा खोल दिया कि 62(1)(f) को आप अटेंड कर सकते हैं थ्रू लेजिस्लेशन। आप समझे ना बात? ये तो आपका जो पहला मौक़िफ़ जो था ना आपका था कि क्योंकि जजमेंट आ गया है तो लेजिस्लेशन के थ्रू नहीं हो सकता है, तो यहाँ भी तो एक तसादुम नहीं आ रहा है दोनों जजमेंट। ऐसे नहीं है, काइंडली देखिएगा, हमें पढ़ना पड़ेगा। एक्चुअली वो कह रहे हैं कि अगर डिफेक्टर वाला है तो इसके लिए कानून होना चाहिए, तो 63(1)(p) में ले आए। वो खाली कहते हैं कि 62(1)(f) पे भी बॉर्डर करता है, लेकिन तरीका होगा कि 63(1)(p) में ले आए। यही इसका रियल इसका मकसद था, बजाय इसके कि समीउल ब्लोच अप्लाई किया जाता। 63 1P में उसको लेके गए। इसी जजमेंट के पेज 186 पे आ जाए, 168 से निकल 169 168 पैराग्राफ 10 and 11 पढ़े तो 168 इसी बुक पे आप कंटिन्यू करें नेक्स्ट। इसी बुक में जी माय लॉर्ड।
168 मान लो, पैराग्राफ 10 मान लो, 10 and 11 both. 11. दोनों पहले 10 पढ़े बेटे. There are variety of reasons why members of parliament decide to cross the floor. Therefore, there are views for and against it. Sometimes they cross the floor according to their conscience and in the interest of the constituents. Whereas there is also a general view that the defection is because of corrupt practices, lucrative incentives, moral turpitude, or for some other reasons. Article 62(1)(f) of the Constitution provides that a person shall not be qualified to be elected or chosen as a member of Majlis Shura unless he is sagacious, righteous, and non-profligate, honest, and ameen. There being no declaration to the contrary by a court of law, the said provision of Constitution is in clear terms describe that only upon a declaration from a court of law someone can be considered as such. This court is in cases of so and so has held that an elected member can only be declared as no longer sagacious, righteous, non-profligate, honest, and mean. After a declaration by a competent court of law in this regard, in order to further protect the fundamental right of citizen, Article 10A, my lord, introduced by the Constitution through 18th Amendment, according to the said article, for the determination of civil rights and obligation or in any criminal charge against him, a person shall be entitled to a fair trial and due process. Declaring someone as disqualified for any period to become a member of the parliament is a penalty depriving him of his constitutional right without declaration. अगले बुक में चला गया, अगली किताब में आएगा जी मान मैं पढ़ देता हूँ. By a competent court of law after adopting due process through fair trial, determining any right and obligation of person would be against his fundamental right guaranteed by the Constitution. In a democratic system, there is always a difference of opinion, and every member has a decision of right to dissent and debate in order to put a check upon the working and decision of the party and its head. Merely on the apprehension that a member has betrayed his party and thereby depriving him from his right of expressing views and the right of dissent will be against the basic concept of democracy enshrined in the Constitution. Thus, simply on the fundamental right of a member, without adopting due process and fair trial, he cannot be treated to be no longer as sagacious, righteous, non-profligate, honest, and mean. This will also amount to giving unbridled power to the PM, which will result in creating a culture of civil dictatorship. No member will then have a right to remove the PM, even if the latter himself remains to no longer as sagacious, righteous, non-profligate, honest, and mean, or if his policies are against the state, the Constitution, the interest of the constituents, the injunctions of Islam, or even contrary to the party manifesto. For these reasons, the Constitution makers intentionally did not include the word disqualification of a member for any period of time in 63A of the Constitution. May I read, my lord? Continue, my lord. Yes, we got it. So, my lord, एक सवाल मेरे जहन में शुरू में शायद याया साहब ने पूछ लिया था. What was the necessity of bringing two different articles in the Constitution? ये 62 and 63. ये 62 says कि a person shall not be qualified to be elected, और यहाँ 63 पे लिखते हैं a person shall be disqualified. What is the difference? इसको डील किया गया है, योर ऑनर,
सब आर्टिकल 2 जो है ना 62 का, उसी में डील कर दिया गया मालूम पढ़ लें जी। 62 का सब क्लॉज 2 है द डिस्क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड इन D and E, so that is not only the qualification but also the disqualification। मैं दोबारा पढ़ता हूँ, the disqualification specified in paragraph D and E shall not apply to person who is a non-Muslim but such a person shall have good moral reputation। तो मकसद दोनों का एक है, एक एंट्री के वक्त देखा जा सकता है। हाँ, एक बात जो खुरम साहब फरमा रहे थे कि इसको दो तरीकों से डील किया जा सकता है, उसमें ये जरूर हो सकता है। बट आई टेंड टू एग्री विद यू कि मकसद दोनों का एक मकसद है। क्योंकि देखें, अब जैसे आप पहला वाला वो सिटीजनशिप वाली बात है ना, वो पहले वाले में उसको ही हैज टू बी अ सिटीजन, ठीक है। अब हो सकता है लोग फिर दूसरी नेशनलिटी ले लेते हैं, फिर वो 62 में नहीं फंसेगा, वो 63 में फंसेगा कि अब उसने दूसरी नेशनलिटी ले ली। था तो पाकिस्तानी नेशनलिटी, फिर उसने कहा चलो मैं अमेरिकन ले लेता हूँ, जो कि फिर वो उधर फंस जाएगा। तो मेरे ख्याल में इतना इस पे फर्क नहीं पड़ता है, दोनों ही डिस्क्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशन। What I wanted to say earlier was, उसको आपने एड्रेस नहीं किया। देखें 62(1)(f) में declaration is coming from another source, from another court. Constitution is recognizing that there is a declaration coming from some court. Once that declaration is there, then he's not sagacious and then he's disqualified. So Constitution is relying on a declaration coming from some source, some court of law. Now that declaration itself, किसी केस को निकाल लें, नॉमिनेशन पेपर्स में होगी, वो किसी एक्ट के तहत है ना, उसकी मिस डिक्लेरेशन है, वो भी किसी एक्ट के तहत है। सो दैट actual declaration disqualified. Samuel Baloch says that once that declaration stands, you stand disqualified. Now there could be a law introduced by the parliament saying that declaration of law which is arising out of a violation of a law is being given a period. That's 5 years. So that also sort of comes into Article 62(1)(f) with the declaration that such a declaration which is given under the law, it's not under the Constitution, under the law will have a time frame. That's 5 years. So वो 5 years. So therefore, one argument is that you don't require the amendment of the Constitution because the disqualification is inherently under a law, not under the Constitution. Hence, correction of the law or time frame given to a law would be read into that declaration, which is being borrowed by the Constitution in 62(1)(f). ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि 5 years could be easily brought into 62(1)(f) through that. अगर तो सिर्फ ये कहा गया हो ना कि इस शख्स के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए गए इस वजह से कि इसने अपनी डिग्री दे दी, डिक्लेरेशन है। देखिए ऑल ओवर इन ऑल द डिक्लेरेशंस इट सेज कि आपने मिस डिक्लेयर कर दिया है, आपने एसेट्स छुपा दिए है, दे आर एक्चुअली आइडेंटिफाइंग एन इवेंट and then we are building on that event कि इसकी वजह से, क्योंकि इसने रिटर्न में अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं की, इसलिए ये अमीन नहीं है। ठीक, सो डिक्लेरेशन तो सिर्फ इस हद तक है कि आपकी नॉमिनेशन पेपर में ये चीज कम है, एफिडेविट में ये चीज कम है, आपकी एसेट्स में ये चीजें नहीं है। इट्स द इवेंट, द रेस्ट इज ऑल कंस्ट्रक्शन करके हम कह रहे हैं ना। सो डिक्लेरेशन तो सिर्फ इस हद तक है। और वो डिक्लेरेशन आप देखिए ना, कोई डिक्लेरेशन निकाल लें, वो डिक्लेरेशन किसी लॉ में है ना, वो कह रहा है कि जी आपका नॉमिनेशन पेपर इज नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज फ्रॉम द इलेक्शन एक्ट और द रोपा व्हाटएवर। तो डिक्लेरेशन जो कोर्ट दे रहा है वो लॉ में दे रहा है, तो फिर लॉ खुद कह रहा है कि ऐसी कोई भी डिक्लेरेशन जो लॉ में होगी वो 5 साल की होगी, तो फिर वो क्यों नहीं पढ़ी जा सकती? उसकी वजह ये है, 60 कई जजमेंट ऐसी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ऐसी हैं कि जिसमें ये कहा गया है कि किसी शख्स को 62(1)(f) के तहत डिस्क्वालीफाई किया। पनामा केस की जजमेंट में वादे तौर पर 62(1)(f) मेंशन करके डिस्क्वालीफाई किया गया। सिर्फ ये नहीं, हाँ वो बात बिल्कुल ठीक है। अगर वो वाली डिबेट अलग है, होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। हमारे पास जो इशू है, इज इट फॉर ड्यूरेशन ऑफ दैट पार्लियामेंट, इज इट अ ड्यूरेशन ऑफ 5 years, इज इट अ लाइफ टाइम? वो बातें हम तो नहीं बैठ के देख रहे हैं अभी, हम तो सिर्फ ये पॉइंट देख रहे हैं क्योंकि इलेक्शन सर पे है और ये मैटर को रिजॉल्व करना है। तो अब आप दूसरों का खत्म हो गए तो दूसरों काफी लोग हैं। और 2 मिनट लूंगा। 63(1)(p) में वो कानून आ सकता है जो जनाब फरमा रहे हैं। 63(1)(p) में
लेकिन जहां तक 62(1)(f) का सवाल है, उसको बहरहाल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 3(1)(p) में आए। तो क्वेश्चन इज कि जब आप कह रहे हैं दोनों को इंटरचेंजेबली आप पढ़ सकते हैं, तो फिर तो आपका आर्गुमेंट अभी हमारे पास सिर्फ सवाल ये कि क्या लॉ में ये चीज आ सकती थी या आइन में अमेंडमेंट हो सकती थी। मैं तो ये समझता हूं आइन में अमेंडमेंट नहीं, तो वही देखना ना, अगर सपोज 25 साल जो आइन में डिस्क्वालिफिकेशन लिखी है, अगर उससे रिलेटेड होता तो फिर तो आइन में अमेंडमेंट आती, या आइन खुद लॉ की डिक्लेरेशन पे रिलाई कर रहा है, तो वो लॉ कहता है मेरी डिक्लेरेशन 5 साल की हुआ करेगी, तो फिर क्यों सिर्फ अगर तो कोर्ट ने स्पेसिफिकली 62(1)(f) में किसी को डिस्क्वालीफाई किया है, ठीक है, फिर तो वो बात वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट चाहिए, अदरवाइज जनरली उसको ठीक समझ गए, चलिए समझ गए। आखिरी बात एक बात इससे पहले देखे, अगर ये तो सिचुएशन उस वक्त आती है जब नॉमिनेशन पेपर सबमिट करते हैं, सपोज रिटर्निंग ऑफिसर ये कहता है कि आपने फला चीज नहीं जमा की, क्या ये इलेक्शन डिस्प्यूट नहीं है? और अगर इलेक्शन डिस्प्यूट है तो इलेक्शन लॉ तो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन कंप्लेंट फाइल करेगा उस शख्स के अगेंस्ट, केस चलेगा। तो इसका मतलब क्या ये नहीं हुआ कि रिटर्निंग ऑफिसर के पास ये पावर्स नहीं है कि डिक्लेयर करे कि somebody is disqualified for such a period? This declaration ये इलेक्शन डिस्प्यूट बन गया ना। बिल्कुल ठीक बात है। इस पे दो व्यूज हैं योर ऑनर, इस वक्त भी ऑनरेबल सुप्रीम डायरेक्टली वो कर सकते हैं क्या? मतलब वही मैं अर्ज करता हूँ माय लॉर्ड, दो व्यूज हैं ऑनरेबल। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली से मुतालिक केस की समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ट्रिब्यूनल ने नाअहली नहीं कर सकते